So this is the GS3 or paper 4 of your यूपीएससी। पेपर 4 ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये एसए से जोड़ना चालू करते हैं। एसए को पेपर 1 कहते हैं, GS1 को पेपर 2 कहते हैं। सो दिस इज योर GS3 पेपर। इसमें देखिए साइंस एंड टेक में क्या क्या टॉपिक्स हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। सो इजंट फास्टैग एन इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, यस और यस नो? सर। सिमिलरली क्यूआर कोड, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। यूपीआई, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। अभी तक नहीं पूछा है, आगे पूछ देगा। डीबीटी, इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। अभी नहीं पूछा है, आगे पूछ देगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हियर वी विल बी डूइंग application of science and technology in everyday life. Okay, that is our first pillar. अभी pillars बनाएंगे, but I am just showing you. Second, achievement of Indians in science and technology. ये हर साल इस पे क्वेश्चन नहीं आता। बाई चांस अगर कोई मान लीजिए कोई अवार्ड मिल गया किसी को, या मान लीजिए जैसे सपोज फॉर एग्जांपल MS स्वामीनाथन जी को कोई अवार्ड मिला, तो उस पे फिर नेक्स्ट ईयर साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आ जाएगा। या CNR राव जी को सपोज भारत रत्न मिला, तो व्हाट इज हिज फील्ड, तो नैनो टेक्नोलॉजी पे उस साल क्वेश्चन आ जाएगा। अदरवाइज दिस इज अ मोर रिडंडेंट टॉपिक। अवार्ड अभी इस साल कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सन को सिग्निफिकेंट मिलेगा, देन वी विल डू, बट वी विल डेफिनेटली बी डूइंग indigenization of technology and development of new technology. This is our second pillar, very important. What are the indigenization of technologies in India? ठीक है, इस पे डिजिटल लाइब्रेरी पे सवाल पूछा जा चुका है, ट्रेडिशनल मेडिसिन के लाइब्रेरी पे सवाल पूछा जा चुका है। आई विल बी शोइंग यू। दिस इज आवर सेकंड पिलर, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड पिलर, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। So is intellectual property right asked this year? Yes. Yes. हाँ, and intellectual property right is asked with respect to what? Life sciences, right? Biotechnology. Issues of intellectual property right with respect to biotechnology. Syllabus में लिखा है ये, biotechnology and issues related to IPR. I hope this is visible to everybody clearly. या फिर इसको बड़ा कर दें थोड़ा सा। So साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इतना ही पार्ट है। इसमें से एक दो चीजें जो नहीं लिखी है, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस इज नॉट मेंशन्ड, वी विल बी डूइंग डिफेंस हियर सेपरेटली। इन्होंने मेंशन नहीं करा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस इज डेफिनेटली वन पिलर दैट वी विल बी डूइंग फ्रॉम आवर एंड। ओके, now disaster and disaster management, again nothing is mentioned in the syllabus, but we will be doing the various pillars of disaster. Man made disaster क्या होते हैं, what are the natural disasters, इंडिविजुअली डिजास्टर। पहले मैं डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी में कराता था, बट देन ज्योग्राफी क्लासेस यूज्ड टू बिकम वेरी बल्की। नाउ आई विल बी like dividing the geography class into disaster management and geography class. For example, when I used to teach tsunami, so I used to teach tsunami management also, that is tsunami early warning system. बट नाउ आई विल बी टीचिंग दिस पार्ट हियर इन डिजास्टर मैनेजमेंट। वहां पर मैं आपको सुनामी का बैकग्राउंड भी दे दूंगा, व्हाट इज सुनामी, हाउ सुनामी इज कॉज्ड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सुनामी, ताकि जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो आई विल जस्ट बी मेंशनिंग एक्सोजेनेटिक, इंडोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक क्या होते हैं, एक्सोजेनेटिक क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आता है। देयर आई विल नॉट बी डिस्कसिंग सुनामी, वी विल बी डिस्कसिंग इट एज पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो आपका वल्कनिज्म हो। Volcanism as a disaster I will not be doing here, because volcanism के disaster को actually you cannot control. There are some disasters which you cannot control or you cannot do much about it. But earthquake is there, landslide is there, floods are there, droughts are there. So all such kind of disasters, अभी हम ये pillar बनाएंगे अभी disaster का। तो
Plus there are man-made disaster. For example, forest fire is there. Okay, so disaster management we will be doing from these two perspectives, disaster and its management. Okay, so this is your disaster theme. Second, third, rest of it is your internal security. Linkages between development and spread of extremism, that is Naxalism. But here we will discuss this topic in a very broad way. What is development? How sometimes development can cause extremism. Here we will be discussing a very important issue, migration. क्योंकि माइग्रेशन भी जो है डेवलपमेंट का कई बार एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है. कैसे? सपोज ऋतुराज जहां रहते थे वहां पर सडनली गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट आई विल पुट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. फिर ऋतुराज एंड इंटायर कम्युनिटी दे हैड टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर. तो आज के समय में तो हो सकता है कि देयर इज गुड कॉम्पनसेशन फॉर लैंड, बट इज देयर द रिहेबिलिटेशन कंपोनेंट? या सरकार सिर्फ आपको आपके जमीन का पैसा देती है और बोलती है जहां मर्जी जाओ? डज द गवर्नमेंट रिलोकेट यू, रिहेबिलिटेट यू, और सिंपली पेज कॉम्पनसेशन? यस, simply based compensation. हाँ. There is a small element now which is coming in various places. For example, अगर एग्रीकल्चरल लैंड लिया तो उसका 5% एग्रीकल्चर, मतलब उसका 5% लैंड किसान को दिया जाता है. बट रिहेबिलिटेशन पे आज तक कोई फोकस नहीं किया गया. पहले तो कॉम्पनसेशन भी नहीं दिया जाता था. तो देर आर 40 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल इन इंडिया. ये कहाँ जाएंगे? दे विल बिकम द अर्बन पुअर. ओके, so one very important topic we will be discussing is migration. Okay, because migration will lead to radicalization also. Migration both internal and external. कुछ बाहर से लोग आ गए, रोहिंग्या हमारे लिए थ्रेट हो गया इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. Okay, again this has come because of unintended environment or state policies, but हमारे लिए तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन गया. तो माइग्रेशन के दोनों थीम्स को हमको करना है. इट इज एन अनइंटेंडेड consequence of development. अगर development नहीं होगी, if there is lack of development, then also it will lead to extremism. Yes or no? मान लीजिए कोई इलाका जो है बहुत ही बैकवर्ड है, अनकनेक्टेड है, there is lack of basic amenities, वहां पर गवर्नेंस वैक्यूम है, तो वहां पर ऐसे अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, नक्सलाइट्स, टेररिस्ट, माफिया एक्सेट्रा. यस, understood? Now, second is role of external state and non-state actors in creating challenges to internal security. This is basically NGO and overground workers. This topic we will be doing as a combined theme for GS2 and GS3. Role of NGOs we will be seeing also from paper 2 and paper 3 combined perspective. Okay, underground overground workers क्या होते हैं? UPSC ने पूछ दिया. They are also non-state actors. Okay. Challenges to internal security through communication network, role of media and social networking sites. इस साल यही पूछा है. Role of media and social networking sites in internal security, basis of cyber security, money laundering, etc. Security challenge and their management in border areas. Last year इसको बहुत comprehensively किया था हमने. Okay, so I will request everybody to also see the last year notes, but we will do it again. It is a very important theme. Every year one question definitely comes from border management. Okay, let me tell you one more thing to your surprise. One year a question, an essay topic was asked, 250 marks, sorry, 125 marks on border management. ये भी पूछ लिया था कि border management in India is a complex issue, discuss. That was a essay topic of 250 marks. Okay, various security forces and agencies and their mandate. Here we will be doing CBI, NIA and ED. We will not be doing the security agencies like Indian Army, Air Force, etc. Those we will be doing anyways as part of your border management.
ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट करेंगे तो इनके अलग अलग फोर्सेस हैं अलग अलग बॉर्डर के, तो हम वहां पर करेंगे। इसके एडिशनल हम वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगे। नाउ आई एम ऑफ द व्यू, लाइक आई एम इन स्लाइट कंफ्यूजन whether we should also do RNAW and what is the internal security intelligence bureau. Now I am slightly uh, in dilemma whether we should discuss, क्योंकि ये क्लास में ज्ञान ज्यादा हो जाएगा, और बट वी कैन डू, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द रोल ऑफ RNAW और इंटेलिजेंस बेसिकली। I think intelligence as a topic without mentioning the agencies we can do, because intelligence has a very important role to play in your internal security. ये बताइए 1971 की लड़ाई क्या हम बैटलफील्ड की वजह से जीते थे? मतलब डेफिनेटली बैटलफील्ड में तो जीत ही रहे थे, बट व्हाई वाज द वॉर एंडेड सो एब्रप्टली? क्यों इतनी जल्दी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया? यस, दीपेश को तो पता होगा, दिस आई हैव डिस्कस्ड इन सम क्लास। यस बताइए। सर, उनका सप्लाई कट हो गया था अरे नहीं यार, एंड वो व्हाट हैपेंड वाज, न्यूज। उस समय दुनिया में बीबीसी को अपने जर्नलिज्म के लिए बहुत माना जाता था, दैट दे गिव वेरी एक्यूरेट वेरी ट्रू, इनका न्यूज हमेशा सही होता है। टुडे बीबीसी इज बकवास, एयर प्रोपेगेंडिस्ट ड्रॉप। आज। यस एयर, सो बीबीसी इज टुडे कंसिडर्ड, इनको अगर आप ट्विटर पे भी देखेंगे तो दिस इज कंसिडर्ड एज स्टेट ब्रॉडकास्टर ऑफ यूके, इट इज नो लॉन्गर अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एजेंसी। तो उस समय बीबीसी को बहुत माना जाता था। तो इंडिया की एजेंसी RNAW बहुत नया एस्टेब्लिश हुआ था, RN काउ थे उस समय, इज कॉल्ड एज दी जेंटलमैन्स मास्टर, एक किताब लिखी है, उसमें बहुत अच्छी बुक है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, बीबीसी को एक मतलब उसको क्या कहते हैं, सोर्स से मिली हुई इंफॉर्मेशन, बट इट वाज एक्चुअली फॉल्स। बीबीसी को एक फोटो इन्होंने दिलवा दी जिसमें कि इंडियन आर्मी की फोटो है ऑफ पैरा ट्रूपर्स जंपिंग फ्रॉम अ प्लेन, और न्यूज क्या बीबीसी को लीक करा दी गई। बीबीसी को लगा कि दे आर द फर्स्ट टू गेट दिस न्यूज दैट इंडियन पैरा ट्रूपर्स का एक बटालियन जो है ढाका के ऊपर एयर ड्रॉप कर चुका है, 1 बटालियन, दैट इज 1800 सोल्जर्स। और ये खबर बीबीसी में छप गई, पाकिस्तान को लगा कि अब तो ढाका सीज हो गया, एंड देन मानिक शॉ सेंड दैट वेरी फेमस मैसेज, यू विल बी स्लॉटर्ड, सरेंडर, एंड नियाजी सरेंडर्स। आज भी एक नियाजी है, पता नहीं कहाँ है वो, इमरान खान नियाजी, बट दैट टाइम देयर वाज अ डिफरेंट नियाजी, देयर वाज अ मेजर। सो दे सरेंडर्ड बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ इंटेलिजेंस। एक्चुअली में ये जो पैरा ट्रूपर की फोटो थी वो आगरा की एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की फोटो थी। सो वी वर एबल टू सक्सेसफुली मिसलीड बीबीसी। ऐसा एक और बहुत सक्सेसफुल इंसिडेंट है विथ रिस्पेक्ट टू, जिसको कि यूएस ने ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा, यूएस के NSA ने, यूएस के प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया है। कैन एनीबडी टेल मी? यूट्यूब पे आज भी वीडियो मिल जाएगी, इंडियन वर एबल टू मिसलीड अस एंड द इंटायर वर्ल्ड। दैट इज योर, आपने मूवी देखी होगी पोखरन? नहीं देखी? यस सर। देखिए सर। तो इनका यूएस का एक सैटेलाइट जो है, नहीं देखी तो सुन लीजिए, यूएस का एक सैटेलाइट जो है हमेशा इंडिया के, इट वाज डिजाइन्ड टू मॉनिटर वंस इन अ डे इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, स्पेशली पोखरन इन राजस्थान, जहां पर हमने पहले भी टेस्ट किया था। सो अगर हम उस पर काम करते तो न्यूक्लियर टेस्ट में आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे लगता है। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू वर्क इन द अंडरग्राउंड माइन, जहां से न्यूक्लियर टेस्ट करना था। उसके बाद जैसे ही आने वाला रहता था ये सैटेलाइट उसके ऊपर, उससे पहले दे यूज्ड टू कवर, और जो सैंड के ड्यून्स है ना,
वो भी वो वैसा बना देते थे जो कि नेचुरली होना चाहिए, ताकि इनको ये ना पता चले कि सैंड हटा हुआ है या कुछ ऐसा. इवन दैट काइंड ऑफ like successful misleading Indian agencies were able to do, कि जिस दिन हमने 1998 में टेस्ट किया दुनिया में किसी को पता नहीं था, भले हमारे ऊपर आपने सैटेलाइट लगा रखा था. जिनको ये नहीं पता एक बार पोखरन जरूर देखिएगा. इट इज अ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस एक्सरसाइज. ठीक है, पॉलिटिकल विल तो था ही वाजपेयी जी का डेमोन्स्ट्रेट करने का हार्ड पावर, बट इसके बिना नहीं हो पाता. यूएस तुरंत एक्शन ले लेता, और यूएस एक्शन लेता तो आप नहीं कर पाते, सैंक्शंस के डर से आप रुक जाते. होने के बाद क्या कर लोगे? उस दिन सैंक्शन करा, 1998 में ही फ्रांस ने हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करा. 2-3 साल यूएस इधर उधर करता रहा. इट रियलाइज नाउ दैट वी हैव टू बी फ्रेंड्स विद इंडिया. 2008 में एनएसजी का वेवर मिल गया हमको. सो प्लस इंटेलिजेंस के फेलियर की भी बात करेंगे हम. 2611 इज एन इंटेलिजेंस फेलियर. हाउ? नॉट 2611, हाँ करेक्ट, दैट इज 26 नवंबर. That is also an intelligence failure. Okay, so intelligence as a topic I will be definitely doing. अगर हम ये agencies करेंगे तो हम फिर किसी और direction में चले जाएंगे, and class will be very useful, but it will be like YouTube podcast that we won't do, and I will not waste your time till the time you are in preparation. So this is the syllabus. Any doubt in understanding the syllabus? क्योंकि syllabus को समझना बहुत जरूरी है. उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद अपनी पढ़ाई चालू करेंगे. हाँ सर GS3 में जो टॉपिक है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ. और जो ज्योग्राफी में टॉपिक्स है सर, उसका कंटेंट सेम रहेगा? कंटेंट में जैसे ज्योग्राफी में वी आर नॉट डिस्कसिंग फॉर एग्जांपल मैन मेड डिजास्टर्स. वी आर नॉट डिस्कसिंग फॉर एग्जांपल कोविड-19 इज अ मैन मेड डिजास्टर. यस सर. तो इसलिए वहां पर देयर इज एन एडिशनल डिस्कशन. फॉरेस्ट फायर वहां डिस्कस नहीं होता है. ठीक है. प्लस यस सर. हाँ, प्लस देयर आर सेवरल अदर काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स. फॉर एग्जांपल disaster management techniques which we don't discuss in geography. जैसे what is the role of local bodies, first responder, WHO का क्या strategy है towards disaster, what is look, listen, feel. So those kind of things geography में possible नहीं है, तो उसको exclusively यहाँ पर अच्छे से कराएंगे. यस सर. Yes. और कोई डाउट? ओके.